तो लाल किले की फसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर की हम बात करें, इसमें उन्होंने बढ़ती हुई जनसंख्या यानी आबादी को लेकर फिक्र का इजहार किया था और उसको लेकर के चर्चा होनी चाहिए, संजीदा चर्चा। मरकजी लेवल पर वजीर आजम के जरिए जब ये बात आती है तो उस पर कोई ना कोई चर्चा या पहल या इस दिशा में सिमत में कोई काम तो हो रहा होगा, तभी ये बात सामने आई। इस पर और गुफ्तगू करने की जरूरत है। एक अच्छा विषय है, अच्छा सब्जेक्ट है। मेरे साथ अब्दुल मोइद अजहरी साहब भी जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, मिस्र में आपकी पढ़ाई लिखाई हुई है और हिंदुस्तान के बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स में से आप एक माने जाते हैं। अजहरी साहब, मैं आज आपको अपने साथ रखता, लेकिन चूंकि आप बाहर हैं इस वक्त तो मैंने आपको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये रीजनल और रिलीजियस बैलेंस की भी बात कही जा रही है, ऐसा खदशा है इसको बनाने की, जैसा कि कुछ लोगों को एक डर रहता है। क्या ये भी एक कोशिश है? ये एक बात जानना चाहता हूं मैं आपसे। और दूसरा, उलेमा हजरात के अलग अलग इसको लेकर के बयानात आते रहते हैं, आपका मौकिफ इसको लेकर के क्या है? देखिए इमरान साहब, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जी। ये पॉपुलेशन को लेकर के इससे पहले भी आपके साथ डिबेट हो चुकी है और उस पर बहुत सारी चीजों पर बात हो चुकी है। जहां तक इस्लामिक पर्सपेक्टिव की बात है, हालांकि ये तो पूरे देश का मुद्दा है, हर समाज का मुद्दा है, लेकिन चूंकि मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इसकी बात करूं तो अगर फैमिली प्लानिंग का जहां तक ताल्लुक है तो वो तो कई कंट्रीज में, हालांकि मुस्लिम कंट्रीज में इसको लेकर के कई काफी कदम उठाए गए हैं जी। आज के टाइम में जहां पर हिंदुस्तान में जनसंख्या को लेकर के, पॉपुलेशन को लेकर के जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, उस पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। और संजीदगी से गौर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कॉजेस को ढूंढना चाहिए कि वो वजहें क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रखूं कि आप पिछले 30 साल का रिकॉर्ड उठा करके देखें और उस रिकॉर्ड में आप जेनरेशन को देखें। यानी कि हम जिस जेनरेशन में आते हैं और मेरे वालिद की उम्र के लोग जिस जेनरेशन में आते हैं, उसमें बहुत बड़ा फर्क है जी। सिर्फ पॉपुलेशन को लेकर के ही नहीं, सोच को लेकर के, सामाजिक बदलाव को लेकर के और एक नई सोच और नई दिशा में बढ़ने को लेकर के ये चीजें बड़ी आप नहीं। लेकिन अजहरी साहब, ये मैं समझ रहा हूं आपकी बात को। अगर बिलखुसूस मुसलमानों की अगर हम बात करें तो ये सोच है, लेकिन बहुत इसमें इस सोच को अपनाने वालों की तादाद कम ही है, एक तबके में ही है। बड़े तबके में अभी भी जो है बेदारी की जरूरत है। और अब लोग तो ये भी चर्चा करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ इस कदम बढ़ाने की कोशिश में है, फिराक में है, इस तरह के कदम उठा करके। देखिए, मैं तो इसमें ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड में है कि ट्रिपल तलाक में है कि किस में है, मैं तो अपनी कम्युनिटी और इस्लामिक पर्सपेक्टिव से क्या है उस पे बात करना चाहता हूँ। तो मैंने वही पूछा ना, आपने जिस तबके का जिक्र किया वो भी मुसलमानों में बड़ा कम है जो ऐसा सोचता है। आप इसको आप देखें ना कि आज जो क्या कहते हैं रिस्पॉन्स, यानी कि आज से 10 साल पहले जो रिस्पॉन्स आता था, इतना रिजिडनेस होता था, इतनी सख्ती होती थी, तशद्दुद होता था, आज के टाइम में एक्सेप्टेंस आया है। उसकी वजह ये हुई है कि जो एजुकेशन लेवल है पिछले 10 साल में, 15 साल में जो बढ़ा है, तो एजुकेशन लेवल बढ़ने के बाद से इन तमाम चीजों में बदलाव आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर ज्यादा जोर देने की जरूरत है। और ये मुझे इस मामले में, जैसे कि अभी एक मामला ये चल रहा है अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के जिसकी सुनवाई चल रही है, या इस जैसे अभी जितने भी मुद्दे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की एक चूक यहाँ पर यह भी हो रही है कि अगर वो नौजवानों को अपने उसमें शामिल करें, कि अगर वो मुस्लिम इंटेलिजेंसी के पास जाते हैं, उनसे मशवरा लेते हैं या उनसे अपनी बात रखने को कहते हैं, तो उसमें नौजवानों को का नाम बताएं जो बात कर सकती है, जो अपने दिल को वसी करके, अपने दिलो दिमाग को बढ़ा करके किसी तरह की बात रख सके। या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं जिनमें इत्तेहाद हो, इखलाक हो, भाईचारा हो, जो फिरकों में ना बटे हो। एक ऑर्गेनाइजेशन का हिंदुस्तान में बताइए ना जो इस वक्त की मौजूदा सरकार से जरा सी भी मोहब्बत रखती हो। मैं जनाब का मुझे नाम नहीं मालूम। यासिर जिलानी जिलानी बोल रहा हूँ। अच्छा, यासिर भाई, यासिर, बिल्कुल आपने बात सही कही है।
मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, इसीलिए मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिया। नहीं तो आपने जो सवाल किया उसी में मेरा काउंटर सवाल पहले आपके साथ में बैठ करके यही बात मैं कह रहा था कि ये मुस्लिम इंटेलिजेंसी की नाकामी है कि आज हुकूमतों को इन मामलात में दखल देने की जरूरत पड़ रही है। अगर वो सक्रिय होते, अगर वो अपने आपस में इतने सुलझे हुए होते और अगर वो प्रोग्रेसिवनेस को एक्सेप्ट किए हुए होते तो शायद बहुत सारे मसाइल में ये नौबत नहीं आती। इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि आज ऐसा नहीं है कि हुकूमतों के पास जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है, या यासिर भाई आप ऐसे लोगों को नहीं जानते हैं क्या जो इन मामलात में क्या कहते हैं इल्म रखते हैं? नहीं, मैं जानता हूं आपकी बात से मैं इत्तेफाक रख रहा हूं, लेकिन जब हमने कोशिश करी तो हम लोगों का विरोध हुआ। जब हमने कोशिश करी कि आइए वजीर आजम साहब के साथ बैठते हैं, हमने अगर 50 नाम मांगे तो 200 लोग वो आ गए जिन्होंने कहा कि इस नाम में तो कोई मतलब नहीं बनता, ये तो इनके साथ इनकी लड़ाई है, ये इनके साथ इनकी लड़ाई है। तो पहले ये कैसे खत्म होगा? कैसे हम कौम को आगे बढ़ाएंगे? कैसे कौम के फलाह और बहबूद के लिए काम करेंगे? कैसे अब उनको जो सही मायने में सबका साथ सबका विकास है, वो जो सपना है वजीर आजम का, कैसे पूरा करेंगे? यासिर भाई मेरी एक बात सुने, अभी इससे पहले मैंने एक डिबेट में ये बात कही थी, हो सकता है बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक में रखते हुए, ये राम मंदिर का जो मामला है मैंने वहां पर ये बात कही थी, वो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं इमरान भाई। वो ये है कि जब तक उसे आप जमीन का विवाद बताते रहेंगे, जब तक उसे नाक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। उसको आप एक तरफ रख दीजिए और आस्था के नाम पर आप बीच में आइए, और मुझे लगता है कि मुसलमानों को उसे दे देना चाहिए। ठीक है सर, इस मुद्दे पर हम लोग फिर बैठेंगे, इस मुद्दे पर बैठेंगे। मैं आज अभी अपने सब्जेक्ट पर रहना चाहता हूं, मैं अपने मुद्दे पर रहना चाहता हूं, इस मुद्दे पर हम बैठेंगे। आजरी साहब इस मुद्दे के बिल्कुल, मैं आप रहिएगा, आजरी साहब मेरे साथ रहिएगा, मैं आऊंगा आपके पास। मेरे साथ रत्नेश जी भी हैं, बड़े सियासी तज्जियाकार हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इनको सबसे आखिरी में मैं सुनूंगा, क्योंकि सारी चीजों का निचोड़ सर आपके पास है। देखिए 1976 में भी संजय गांधी ने आग की भट्टी में जनसंख्या नियंत्रण को झोंक दिया था। अच्छी पहल थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से उसको चलवाया वो एक तरह से आग की भट्टी साबित हुई। ऐसा नहीं कि उसके बाद कोशिश नहीं। 1993 में कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी करुणाकरण के नेतृत्व में, जो केरल के चीफ मिनिस्टर थे, एक समिति बनी थी, कमेटी बनी थी, उसने भी इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो क्या हम इस हुकूमत से बड़ी उम्मीद रख सकते हैं, जैसा कि इनका इतिहास रहा है, काम करने का तरीका रहा है? देखिए मुझे तो खैर लग रहा था आपने सिर्फ चाय पीने के लिए बुलाया मुझे। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपको सुनना चाह रहा हूं। लेकिन मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बोलूंगा भी, और मैं जिस यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करता हूं वहां मैं प्रोफेसर एंड डीन हूं सोशल साइंसेस का, तो उस पे भी मैं उस पहलू को भी छूंगा। देखिए प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया बात की। मुझे ये लग रहा है, अगर मैं विश्लेषण करूं इसकी पूरे कार्य, जब से ये सरकार बनी है और तमाम मुद्दों पर बिल आ रहे हैं, एक्ट बन रहे हैं और डिसीजंस लिए जा रहे हैं, कि ये संजीदा सरकार है और तुरंत काम करना चाहती है। देखिए जैसे आपने कहा, बिल्कुल सही फरमाया आपने, इंदिरा गांधी के टाइम से ये बात मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी के टाइम से नहीं, 1950 के पंडित नेहरू के टाइम से ये बात चली आ रही है कि जनसंख्या को उस वक्त हमें 35 करोड़ और 47 करोड़ की जनसंख्या ज्यादा लगती थी। आप देखिए हमारा क्षेत्रफल तो उतना ही रह गया, और आज हम 130-140 करोड़ को, दुनिया की आबादी इस समय 8 बिलियन है, 1/8 पॉपुलेशन भारत में रह रही है, जबकि इसका क्षेत्रफल 20वें-25वें नंबर पे होगा मेरे ख्याल से। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब हमें 47 करोड़ की और 50 करोड़ की जनसंख्या ज्यादा लगती थी, आज 130 करोड़। तो इंदिरा गांधी ने निसंदेह बहुत ही संजीदा से प्रयास किया। मैं दोष नहीं दूंगा इंदिरा गांधी जी की परियोजनाओं का, लेकिन जैसे आपने कहा कि वो नसबंदी परियोजना एक स्वैच्छिक कार्यक्रम था, लेकिन उसमें जबरिया काम कराए गए। जो अविवाहित थे, नवविवाहित थे और किसान मजदूर, सबको पकड़ के उनको एक अनियोजित तरीके से एक तरह का तशद्दुद हो गया। वो तमाशा बन गया, वो तमाशा बन गया, और जो उसके परिणाम आने थे वो नहीं आए। तो इस तरह का कार्यक्रम कोई नहीं होना चाहिए। और जैसे आपने एक बात और कही, उससे मैं सहमत हूं कि गवर्नमेंट के पास एक ब्लूप्रिंट प्लान है। जो लाल किले की प्राचीर से इस बार जितनी बातें कही गई हैं, मैं किसी और मुद्दे पे नहीं जाऊंगा, वो चीफ ऑफ डिफेंस का जो पोस्ट बन रहा हो, किसी मुद्दे पे नहीं, जनसंख्या, जल संचय, जितनी भी बातें हुई हैं, सब पे गवर्नमेंट के पास ब्लूप्रिंट
प्लान है, मेरा ये अंदाजा है, जैसी मेरी विश्लेषणा है, और उनका पूरा मंत्रालय महकमा इस पे लगा हुआ है, और आने वाले चंद महीनों में, चंद दिनों में आपको इसके नतीजे दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। देखिए, जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं अपने सभी पैनलिस्ट से थोड़ी थोड़ी चीजें लूंगा। एक अशिक्षा, और एक जैसे जो हमारी ये डॉक्टर मोहतरमा मैम है, इन्होंने एक बात कही कि आज हमारे गांव में चले जाइए, वहां पे कई सारी चीजें होती हैं, कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, और कई दफे उनकी मानसिकता, पढ़े लिखे परिवारों में मानसिकता अभी वो मध्यकालीन है, जहां वो चाहते हैं कि बेटे की चाह में वो मैं चूंकि इस मामले को धर्म से भी जोड़ा जाता है रत्नेश जी, इसमें मैं एक बात जोड़ रहा हूं। मुसलमानों के साथ दिक्कत ये हो रही है कि जैसा कि उनका परसेप्शन बनाया गया है कि सब अल्लाह देने वाला है, हम इसको रोक नहीं सकते, हालांकि उलमा हज़रात इसका स्वागत करें। और हिंदुओं के साथ मसला यह है कि दहेज की प्रॉब्लम उनके साथ है, तो बेटियों के पैदा होने पर वो लड़के की चाह में, एक लड़के की भी चाह में वो 8-7 बेटियां पैदा करने लगते हैं। तो दोनों में प्रॉब्लम वही है, लेकिन उसकी वजूहात अलग अलग हो सकती है, लेकिन दिक्कत वही। यहाँ पे मैं सोशल और जैसे क्लास की बात करी, मैं यहाँ आर्थिक क्लास की बात नहीं करूँ, अर्थव्यवस्था, अब उनकी आर्थिक क्षमता के आधार पर उन्हें नहीं बांटूंगा, मैं उन्हें एजुकेशन और उनके अवेयरनेस के आधार पर बांटूंगा। जहां पे अवेयरनेस है, वहां पे कंट्रोल्ड परिवार नियोजन का फार्मूला काम करता है, जहां पे अवेयरनेस नहीं है, जहां पे अशिक्षा है। देखिए, एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा, मैंने इसमें कहा था कि मीडिया कई सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, जिसको हम अपने जो प्रोफेसर्स हैं मेरे जैसे, डॉक्टर संदीप जैसे, वो मीडिया एक्टिविज्म कहते हैं। चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे वो अवेयरनेस के प्रोग्राम हो, चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीम्स हो, आप जैसे जी हैं और चैनल्स हैं, अखबार हैं, वेबसाइट्स हैं, इनको लोगों तक पहुंचाने का बहुत बड़ा इनके ऊपर दारोमदार होता है, और इसी को मीडिया एक्टिविज्म कहते हैं। हेल्थ कम्युनिकेशन एक डिसिप्लिन पढ़ाई जाती है, जो परिवार नियोजन के बारे में भी बताती है। देखिए, आज हम हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री की वजह से, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से एक दर्जा मिला हुआ है, और जनसंख्या जो सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है, एक समस्या है। हमारे पास कल को संसाधन नहीं होंगे, खाने की सुविधाएं नहीं होंगी, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होंगी, और हमारे पास ना जमीनें रहेंगी। तो हमें जाहिर सी बात, एक चीज और हमें यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी होगी, रेफ्यूजी क्राइसिस को, जो हमारे ऊपर संदीप जी ने भी जिक्र किया था। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप दोनों के पास आ रहा हूं। एक छोटे से वक्फे का असल में इशारा और एक ब्रेक हम यहाँ पर फिर ले रहे हैं। इस ब्रेक के बाद इस चर्चा को अपने दिलो दिमाग की जो खिड़कियां दरवाजे खोलकर सुनिएगा। बहुत अच्छा पैनल है और बहुत अच्छी चीजें सारे समाज के लिए, सर्व समाज के लिए यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। तो बढ़ती आबादी को लेकर वजीर आजम की फिक्र और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जब जब इस तरह की बात हुई, मैं मुसलमानों की भी बात करूंगा, मुस्लिम लीडरान की भी बात करूंगा, उन्होंने कई बार इसकी मुखालफत की अपने सियासी फायदे के लिए। ज्यादा दूर नहीं, आजम खान साहब का कहना था कि ये सब करने से अच्छा हमें फांसी पर चढ़ा दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो इस तरह के बयानात भी आते रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं। इसके बाद मैं आऊंगा जैसे जनाब के पास इस सवाल के साथ, लेकिन मैं डॉक्टर प्रिया के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर प्रिया, वजीर आजम ने जो बात कही, हम तमाम लोग उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। आप चूंकि लगातार इस फील्ड से जुड़ी हुई हैं, लोगों से आप सीधे मुखातिब होती हैं, कैसे मुमकिन है, कैसे किया जाए, कैसे फैमिली प्लानिंग बेहतर तरीके से हो पाए और कैसे इस बढ़ती जनसंख्या को रोका जाए? क्या मतलब, मैं वो पूछ रहा हूं, मैं तरीकों की बात नहीं कर रहा, मैं अवेयरनेस की बात कर रहा हूं कि क्या और तरीके होने चाहिए जिससे अवेयरनेस फैलाई जा सके। जैसे कि अभी हमारे को पैनलिस्ट ने कहा, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इस चीज में। हेल्थ वर्कर्स और उनका तो काम है ही है, और कहीं ना कहीं वो अपने लेवल पर कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन गांव कस्बों में उन लोगों को भी बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता है। कई जगह से ऐसी खबरें भी आती हैं कि हेल्थ वर्कर से परिवार की जो महिलाएं हैं उनको मिलने ही नहीं दिया जाता। मैं तो मुसलमानों का भी जिक्र करूंगा कि पोलियो की ड्रॉप भी नहीं पीने के लिए कई बार जो है वो बच्चों को अपने भेजते हैं, और उसके पीछे भी तरह तरह के बातें जो है फैलाई जाती हैं, अफवाहें फैलाई जाती हैं। ये भी सच्चाई है इसी देश की। रिलीजियस उस पर तो मैं नहीं जाऊंगी इस वक्त। मेरा टॉपिक जो है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो मेरे लिए चाहे मुसलमान
मुसलमान पेशेंट है या हिंदू पेशेंट है, हम लोग सबको एक नजर से देखते हैं, वो है हमारे लिए जरूरी है उनका स्वास्थ्य। तो अगर मीडिया इसमें इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करे तो हम काफी आगे तक इस चीज को जा सकते हैं। बाकी मुझे लगता है कि हर डॉक्टर, चाहे वो प्राइवेट क्लिनिक पर हो या सरकारी अस्पतालों में है, हर डॉक्टर अपने लेवल पर कोशिश कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स को कहीं ना कहीं उनका जो माइंड सेट है वो इस तरह से बन गया होता है कि पेशेंट्स को हम अवेयर करें छोटे छोटे फैक्ट्स को लेकर, लाइफस्टाइल को लेकर। तो अब हर किसी को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, जो भी एजुकेशनलिस्ट हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, हर किसी को अपने पर्सनल गेन्स से ऊपर उठकर आगे आने वाले दिनों में अगर मोदी हुकूमत ने इस पर काम किया तो हमें यह भी सुनने को मिल सकता है, मतलब कोई ताज्जुब नहीं होगा कि जिनके बच्चे कम हैं उन्हें बैंक लोन में इंटरेस्ट में कुछ छूट मिल सकती है, या डिपॉजिट में ज्यादा इंटरेस्ट मिल सकता है, या जो इसका वायलेशन करते हैं उनके साथ इसका दुगना हो सकता है, या उनको ज्यादा सख्ती हो सकती है। इस तरह की चीजें हमें देखने के लिए मिल सकती। कुछ ऐसे कदम भी क्या उठाए जा सकते हैं? मैं तो कह रही हूँ कि हम लोग इस चीज का बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। जो राज्यसभा के मेंबर हैं रहे हैं आरएसएस के नीले राकेश सिन्हा, वो उन्होंने तो यहां तक कहा था जब बिल प्राइवेट उन्होंने पेश किया था कि मतदान से भी वंचित कर देना चाहिए, लेकिन हालांकि बाद में वो खुद कह रहे थे कि ये तरीका ठीक नहीं होगा, ये सख्ती हो जाएगी, लेकिन बात कैसी भी निकल रही है। बिल्कुल फोर्सिबल डिसीजंस तो नहीं लेने चाहिए। अवेयरनेस और एजुकेशन ही है इस जगह पर जो काम करेगी। दूसरा, हमें और सोशल मुद्दों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ अवेयरनेस का मुद्दा नहीं है। चाइल्ड मैरिज, वुमेन एम्पावरमेंट, हर चीज, इलिटरेसी, हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर इलिटरेसी कम होगी तो जैसे कि अभी को पैनलिस्ट ने कहा, इलिटरेसी कम होगी, एजुकेशन होगी, तो चाहे निम्न वर्ग है या मध्य वर्ग है, उच्च वर्ग है, हर कोई इस चीज में आगे आएगा। और दूसरा ये है कि चाइल्ड मैरिज जो अभी भी बहुत जगहों पर प्रेवेलेंट है, चाइल्ड मैरिज ना कहो तो 17-18 साल में भी जो शादी हो जाती है, मैं उसको भी अभी इस दौर के हिसाब से चाइल्ड मैरिज ही कहूंगी। तो उसमें फीमेल एम्पावरमेंट नहीं रहता है। जब तक वो अपने शरीर को महिलाएं समझ पाती हैं, अपना सोशल स्टेटस समझ पाती हैं, तब तक उनके 2-3 बच्चे हो चुके होते हैं। उसके बाद दे जस्ट सरेंडर कि अब तो जिंदगी ऐसे ही काटनी है, 2 बच्चे पैदा करो, 4 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें महिलाओं का उत्पीड़न बहुत ज्यादा है, और ऐसे परिवारों में जो बच्चे पलेंगे वो आगे चलकर यही करेंगे, क्योंकि उनको यही दिखा है, यही उनके लिए सही है। तो कहीं ना कहीं ये सब सोशल जो हमारे मुद्दे हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। अवेयरनेस, एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, और हर किसी को अपने पर्सनल गेन से उठकर आगे आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हुकूमत का बड़ा किरदार होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि ये पहले से नहीं हो रहा है, ये तो हो ही रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं आए ना, हमारे पास नताइज नहीं आए ना। तो अब जरूरत है कि दूसरे तरीके से इस पर काम हो, या तो कुछ सख्ती हो बहुत ज्यादा, या फिर कुछ ऐसे मतलब ऑफर दिए जाएं, ऐसे इस तरह के मंसूबे बनाए जाएं जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो और उनको ऐसा लगे कि भाई ये अगर हम करते हैं तो बहुत सारी, जैसे उन्होंने कहा था कि सार्वजनिक सिस्टम से यासिर जिनानी साहब कुछ ऐसे भी सुझाव है कि बेदखल कर दो, तीसरा बच्चा हुआ तो आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कोई फायदा नहीं ले पाएंगे, या आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, या आप कुछ सरकारों ने तो अभी भी पंचायतों में किया है। रियासत में ऐसे कानून लागू हैं, लेकिन मैं यहाँ एक और चीज जोड़ दे रहा हूँ। ऐसे भी फिर सवाल आते हैं कि ये सब करने से अच्छा है तो हमें फांसी पर लटका दो, ना बांस रहेगा ना बांसुरी। जरा उस पर भी 2 शब्द कहिए ना, आप जिनकी लगातार मुखालफत करते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको बताऊं कि देखिए हमारे सामने एक ऐसे मजबूत इरादे वाले, मैं आजम खान साहब का जिक्र कर रहा हूँ, मैं उन सब पे आ जाता हूँ, आप लगातार मुखर विरोधी, इसलिए मैंने आपसे पूछा। देखिए आपने जो कहा है ना, सख्ती हुई थी, सबने देखा था किस तरीके से इमरजेंसी के बाद संजय गांधी ने जो सख्ती करी, उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट बिल्कुल 0 हुआ। और किस तरीके से समाज में एक उन्माद, समाज के अंदर एक टूट, समाज के अंदर एक दहशत फैली, वो लोगों ने देखी। और किसी भी जो दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लोग हैं, और उसमें हमारे पास अभी बहुत मजबूत इरादे वाली सरकार है, जिसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि वो इरादा कर ले अगर सही तरीके से, आप यकीन माने कि इसमें गिरावट आएगी और आपको देखने को मिलेगी। अभी तो वजीर आजम ने सिर्फ लाल किले के प्राचीर से लोगों को एक इशारा किया है, और देखिए अभी से ही मैडम ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि हम लोगों के बीच में अवेयरनेस
जितना फैला सकते हैं हम ये फैलाएं कि हेल्थ ग्राउंड पे जो औरतों के अंदर हेल्थ की प्रॉब्लम होती है 2 बच्चों के बाद, उसको अगर हम सही तरीके से, और मैं अपने खास करके जो लोग, मुझे आज सबसे ज्यादा खुशी है क्योंकि मैं बहुत अच्छे धर्मगुरु जिनका मैं आप अमूमन आपने देखा है मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन जो बड़े लोग हैं जो हमारे से विचारधारा में बिल्कुल अलग है, मतभेद रहता है उनका हमेशा, फिरंगी महल जैसे लोगों ने इसका स्वागत किया है और देवबंद से स्वागत हुआ है। एक बात और है यासर सर, देखिए आपने एक चीज कही रिलीजन पे इसको लेके कि कुछ वर्ग, कुछ एक धर्म के लोग दूसरे धर्म पे आरोप लगाते हैं कि आपका धर्म ऐसा कहता है। इसी तरह की राजनीति होती है। इस पे भी विचार होना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, देखिए इसी पे देखिए जब आपको मैं बताऊं क्यों अब जरूरत इसलिए है हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने की, अवेयरनेस जो फैलाने की बार बार बात करें, क्योंकि वजीर आजम ने देखिए एक लाइन दे दी। मैं क्या कह रहा हूं, ये सरकार जो है वो आज से नहीं, जैसे आपने कहा धारा 370 और 35 से हटाना इनके घोषणा पत्र में था, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की आपने बात करी, वो भी इनके घोषणा पत्र में। हाँ, तो वो भी होगा। आप देखिए हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल्कुल हक में यही कहता है। सुन लीजिए, हम जो बात करते हैं ना, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। एक मिनट आप मुझे बात कंप्लीट। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड यही कहता है कि मैरिजेज को लेके, डाइवोर्स को लेके, बच्चों की संख्या को लेके, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, रिश्तेदार कौन है, ब्लड रिलेशन कौन है, इन्हीं सबको लेके यूनिफॉर्म सिविल, सारे भारत में किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस ना मिले, सारे और धर्म से भी ऊपर होए, मतलब रिलीजन ब्लाइंड, कास्ट ब्लाइंड। लेकिन एक बात इमरान साहब, हम जल्दी, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं सर, वक्त बिल्कुल नहीं, जल्दी। लेकिन यहाँ समस्या क्या है, वही समस्याएं फिर आएंगी, वही लोग फिर खड़े होंगे, उन्हीं धर्मों के लोग खड़े होंगे, क्योंकि आज भी कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें हिंदू लॉ अलग करता है, मुस्लिम शरिया लॉ अलग करता है, पारसियों के लिए धर्म का कानून अलग है, ईसाइयों के लिए अलग है। तो यही सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा। एक मिनट, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लग गया तो ये एक तरह से सोशलिस्ट कंट्री बन जाएगा। क्या ये उसी दिशा में बढ़ने का एक इशारा है? मैं आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आपने इसका स्वागत किया। जी देखिए, मैंने कहा कि जब आएगा तो देखेंगे, हम जनसंख्या पे बात कर रहे हैं, सरकार क्या सोच रही है, जब सरकार सोचेगी, सरकार राय रखेगी तो ऑफिशियल हम लोग भी अपनी जो वक्तव्य आएगा वो दे देंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। जनसंख्या में अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस नहीं है, नीचे तबके में जाना है, वहाँ हम लोगों ने कमर कस लिया है। हमारे जो संगठन के लोग हैं, अनुवांशिक संगठन के लोग हैं, राष्ट्रवादी संगठन के लोग हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मैडम जैसे डॉक्टर जो हैं, जो बेहद नीचे तबके में जाके काम करते हैं, जो फेस करते हैं, जो एक्चुअल प्रॉब्लम को बार बार फेस करते हैं, इन लोगों का भी अब थोड़ा ज्यादा राइट बनेगा। और मेरी तो सिर्फ गुजारिश मैं कर सकता हूं, इनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों से जब इंटरेक्ट करते हैं, खास करके डॉक्टर जो हैं, क्योंकि डॉक्टर जो लेडी डॉक्टर हैं वो ज्यादा से ज्यादा उन औरतों के साथ इंटरेक्ट करते हैं जिनको ग्राउंड, जी बिल्कुल, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा काम करके उनके अंदर अवेयरनेस फैलाई जाए। और खुद ब खुद आप देखिए, मैं आने वाले वक्त में मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से जनसंख्या पे हम कंट्रोल करने जा रहे हैं, क्योंकि वजीर आजम ने अपना इरादा सामने लाके ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तो और इस पर चर्चा करते हैं, बैठेंगे इस पर और बात करेंगे, तफसील से बात करने की जरूरत है। ये बहुत संजीदा विषय है, इसलिए बयानबाजियों में, इधर उधर की बातों में ये इसकी संजीदगी, इसकी गंभीरता कम नहीं होनी चाहिए, इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में आप तमाम लोगों का हिस्सा लेने के लिए।